तो भाई लोगों स्मैक डाउन की शुरुआत होती है अमेरिकन नाइटमेयर नेता रोड से। नेता रोड्स आते हैं, सबसे पूछते हैं कि क्या बात करना चाहते हो, और मैं जो है समर स्लैम के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं हमेशा आगे की तरफ देखता हूं, तो अब मैं सोच रहा हूं कि मेरा अगला अपोनेंट कौन हो सकता है। और जैसा ही वो बताने वाले होते हैं कि अगला अपोनेंट कौन हो सकता है, तभी सोलो सिकोआ आ जाते हैं भाई। तो सोलो सिकोआ आकर कोडी को कहने लगता है कि हे रुक रुक गधे, क्या कर रहा है, क्या आगे आगे है, तुझे दिखता नहीं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तुम्हारा ट्राइबल चीफ, और तुम सब चुप करो। वहां पर अगर रोमन्स नहीं आता तो मैं वो टाइटल अभी मेरे पास होता, तो मुझे अब एक रीमैच चाहिए उसके लिए। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि रीमैच, हाँ तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पीछे नहीं देखना समर स्लैम में क्या होता, और समर स्लैम में तुम्हें जानना है क्या हुआ था। तो सुनो, तुम्हारा भाई आया और उस वजह से तुम हार गए, और तुमने अपने ही भाई जेकब फाटू को इंजर्ड भी करवा दिया, तुम्हारा मौका जा चुका है, तो अब तुम्हें कोई भी रीमैच नहीं मिलेगा। जिसके बाद सोलो सिकोआ कहते हैं नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं छीन लूंगा। उसके बाद भाई सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन को लेकर अटैक करने जाता है भाई टोंगियंस के साथ, रिंग के अंदर जाता है, लेकिन तभी वहां पर केविन ओवेंस आ जाते हैं भाई, 2 चेयर लेकर, एक कोडी रोड्स को दे देते हैं। जिसके बाद भाई सोलो सिकोआ भाई गधा है भाई, उसके पास वो 3 है भाई, सामने बंदे 2 हैं, माना कि उनके पास चेयर्स है, लेकिन भाई वो 3 है भाई, ये लोग वो क्यों भाग जाता है भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता। पहले इसके बाद सोलो सिकोआ ये कहकर चले जाते हैं कि मैं फिर कभी तेरे लिए आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद भाई सोलो सिकोआ चला जाता है, और कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा। जिसके बाद ब्लड लाइन तो यहाँ से चली जाती है और केविन ओवेंस भी जाने लगते हैं, लेकिन कोडी रोड्स कहता है कि केविन रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रिंग में वापस आओ। केविन ओवेंस रिंग के अंदर आ जाते हैं, और कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो मैं इससे पहले कुछ कहने वाला था, यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में सोच रहा था कि वो कौन होने वाला है, तो मैंने काफी सोचा इसके बारे में, और मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ केविन ओवेंस बैश इन बर्लिन में इस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। जिसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे इस ऑफर की इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूं, मतलब मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूं, उसके लिए काफी कुछ करना पड़ता है। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं, तुम लायक हो, ये पूरी जनता कह रही है यू डिजर्व इट, तो तुम डिजर्व करते हो। रैंडी ऑर्टन भी तो जाकर लड़ रहा है ना वहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और तुमने हमेशा मेरी मदद की है, इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए ब्लड लाइन के सामने लड़ने के लिए, तो इस वजह से मैं तो अब बैक स्टेज जा रहा हूं और निक ऑल्डिस से बात करूंगा, इस मैच को ऑफिशियल करवाऊंगा, और वो भी इस बात से पूरी तरह से सहमत होगा, और उसे भी तुम में वही दिखेगा जो हमें दिखता है, इस ऑडियंस को दिखता है। जिसके बाद कोडी रोड्स तो यहाँ से चले जाते हैं और केविन ओवेंस भी चले जाते हैं। बैक स्टेज में जाकर निक ऑल्डिस से कोडी रोड्स बात करते हैं इसी के चीज के बारे में, और केविन ओवेंस यहाँ पर भी वही बातें करते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ये मैच, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, और कोडी रोड्स भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम ही सबसे बेस्ट हो। जिसके बाद निक ऑल्डिस कहते हैं कि देखो तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, वरना तो रोमन रेंज से एक रीमैच के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, और उसे वो आसानी से मिल भी जाएगा। जिसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि रोमन रेंज को रीमैच क्यों मिलेगा, देखो मुझे आज तक यूनिवर्सल टाइटल के लिए एक रीमैच कभी नहीं मिला, मैं जानता हूँ मैचेस के क्लॉसेस क्या होते हैं, उसे कैसे लिया जाता है, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिला, और रोमन रेंज को भी वो नहीं मिल सकता। इससे अच्छा तो तुम बैक स्टेज में लॉकर रूम में जाओ और वहां पर देखो कि तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा इसके लिए एक नया अपोनेंट है। जिसके बाद निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ, मैं गया था और मुझे दिख चुका है, देखो तुम सामने खड़े हो, बैश इन बर्लिन में ये होगा तुम्हारा और कोडी रोड्स का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, ये ऑफिशियल है। और जिसके बाद भाई ये पोस्टर भी आ चुका है, तो ये मैच तो ऑफिशियल हो चुका है भाई। तो भाई देखो कोडी रोड्स ने भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मरवा लिया, मैं जानता हूं भाई, क्योंकि पॉल हेमन और रोमन रेंज हमेशा यही बात कहते थे कि उन्हें केविन ओवेंस से सबसे ज्यादा डर लगता है अपने टाइटल के लिए भाई। तो कोडी रोड्स ने भाई सीधा ही केविन ओवेंस के साथ मैच ले लिया, तो भाई बहुत बड़ी चुनौती आने वाली और बड़ा ही बैंगर मैच हमें देखने को मिलने वाला है बैश इन बर्लिन में। पहले इसके बाद शो के ऊपर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं, उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट, और स्ट्रीट प्रॉफिट आने से पहले इंटरव्यू में कहती है कि ब्लड लाइन के पास टाइटल्स जा चुके हैं, उन्हें वो चाहिए थे तो उन्हें वो मिल चुके हैं, लेकिन अब ब्लड लाइन का समय खत्म हो चुका है, अब हमें वो टाइटल चाहिए, तो अब हम उन टाइटल को लेंगे और अब हम जाएंगे और जीतेंगे। जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट अपनी एंट्रेंस करते हैं, शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है, एक टैग टीम चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर क्वालिफाइंग मैच भाई, ये स्टार्ट होता है शो के ऊपर। एक बढ़िया सी छलांग लगाते हैं स्टार्टिंग में भाई यहाँ पर मॉन्टेज फोर्ड, और फिर एंड में जब एक सुपर किक बजाते हैं ग्रेसन वॉलर को रिंग साइड पर, जिसके बाद एंजेलो डकिंस उसे जो है बैरिकेड के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, और फिर रिंग के अंदर आकर मॉन्टेज फोर्ड और एंजेलो डकिंस मिलकर एक सुपर ब्लॉकबस्टर अपना टैग टीम फिनिशर लगाते हैं, पिन करते हैं, और इस मैच को जीतकर क्वालिफाई हो जाते हैं और इस टूर्नामेंट में आगे चले जाते हैं। और ये मैच हारने के बाद ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर जाकर निक ऑल्डिस के ऑफिस में जाकर ग्रेसन वॉलर जो है निक ऑल्डिस की बुकिंग्स के ऊपर सवाल उठाने लगता है। जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी भी ये कहता है कि हाँ, यहाँ पर जिसको चाहो वो जो चाहे उसे मिल जाता है, जैसे कि केविन ओवेंस को एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच मिल गया, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें केविन ओवेंस के सामने भी मैच मिल सकता है ना। और फिर निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, ये हो सकता है। और फिर ग्रेसन वॉलर कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मैं वही कर रहा हूँ जो तुम करते हो, मदद कर रहा हूँ मैं तुम्हारी यहाँ। और जिसके बाद में निक ऑल्डिस यहाँ से चले जाते हैं और ग्रेसन वॉलर अकेले, तो
भाई ऑस्टिन थ्योरी भी अब वही चालें चलने लगे हैं जो ग्रेसन वॉलर उनके साथ किया करते थे, यानी कि धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि चीजें क्या चल रही थी भाई। इसके बाद भाई बैक स्टेज में टिफनी स्ट्रैटन ने लिस्ट तैयार कर रही है भाई, अगले हफ्ते उन्हें किस तरीके से सेलिब्रेट करना है भाई। नाया जैक्स क्योंकि जीत चुके हैं तो उनकी सेरेमनी होने वाली है अगले हफ्ते, तो उसके लिए वो लिस्ट तैयार कर रही है। लेकिन तभी वहां पर प्रीटी डडली आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या होगा अगर नाया जैक्स जब वहां पर सेलिब्रेट करेगी तो हम वहां पर आकर अपना एक म्यूजिकल करें, बहुत मजा आएगा, है ना, करना चाहिए हमें। जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, आगे चलती हूँ। जिसके बाद वहां पर फिर चेल्सी ग्रीन आ जाती है और वो कहने लगते तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और वैसे भी तुम जो करने वाली हो, नाया जैक्स को तो पिंक कलर पसंद भी नहीं है, तुम सब कुछ पिंक पिंक कर दोगी वहां पर, जानती हूं मैं। जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन कहकर चली जाती है कि तुम देखो एक लैडर से दूर रहा करो क्योंकि तुम्हारे पास तो अब एक लैडर भी नहीं है गिरने के लिए। और जिसके बाद भाई बेइज्जती करके यहाँ से चली जाती है टिफनी स्ट्रैटन चेल्सी ग्रीन की। भाई वैसे मुझे पीछे की बैकग्राउंड लाइट्स काफी अच्छी लग रही थी, चेल्सी ग्रीन जब बोल रही थी तो ग्रीन हो जाती थी और टिफनी स्ट्रैटन बोलती थी तो फिर वो पिंक हो जाती थी भाई, मतलब मैंने नोटिस किया भाई। वेल इसके बाद शो के ऊपर एक दूसरा नंबर 1 कंटेंडरशिप क्वालिफाइंग मैच होता है DIY वर्सेस प्रीटी डडलीज के बीच, और प्रीटी डडली काफी मजे कर रहे होते हैं लेकिन DIY उन्हें मजे करने नहीं देती है। DIY इस मैच में अपना पूरा कंट्रोल दिखाती है, सुसाइड डाइव्स लगाती है भाई, और काफी मस्त मैच हमें देखने को मिलता है। एंड में प्रीटी डडली अपने जलवे दिखाने वाली होती है लेकिन वो अपने टैग टीम फिनिशर के लिए जाते हैं, लेकिन जॉनी गार्गानो अपनी स्प्रिंग बोर्ड शॉटगन स्पीयर लगाता है और तमाशो चांपा एक नी स्ट्राइक लगाते हैं। उसके बाद शटर मशीन देखने को मिलता है और एंड में ये दोनों अपना नी स्ट्राइक वाला टैग टीम फिनिशर लगा के पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए आगे के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। वेल इसके बाद शो के ऊपर जेड गार्गिल और बियांका ब्लेयर आते हैं, उसके बाद आल्बा फेयर और इल्जा डॉन आती हैं क्योंकि आल्बा फेयर का मैच होने वाला है अगेंस्ट जेड गार्गिल। काफी इंटरेस्टिंग और छोटा सा मैच होता है। बियांका ब्लेयर और इल्जा डॉन के बीच जो है रिंग साइड पर थोड़ी भसड़बाजी होती है, लेकिन रिंग के अंदर इस चीज का फायदा उठाकर आल्बा फेयर को अपना फिनिशर लगाकर जेड गार्गिल इस मैच को जीत जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर ब्लेयर डेवेनपोर्ट आकर अटैक कर देती हैं भाई जेड गार्गिल और बियांका ब्लेयर के ऊपर, और आल्बा फिर इल्जा डॉन और ब्लेयर डेवेनपोर्ट मिलकर इनको धोने लगती हैं। लेकिन नायोमी यहाँ पर आ जाती है इनके बचाव के लिए, तो नायोमी के आने की वजह से भाई ये इन लोग का पलड़ा भारी हो जाता है और अनहोली यूनियन और डेवेनपोर्ट को यहाँ से भगा देते हैं ये तीनों मिलकर भाई। तो भाई देखो पता नहीं इनका ये क्या चल रहा है, लेकिन भाई मुझे वो दिन देखना है जब जेड गार्गिल और बियांका ब्लेयर एक दूसरे के ऊपर टर्न करेंगे और नायोमी जाकर बदल लाइन में ज्वाइन हो जाए। वेल इसके बाद शो के ऊपर LA नाइट आते हैं भाई अपनी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन के लिए, और वो भी भाई अपने एक नए गाने और एक नए लुक के साथ, बिल्कुल पूरी न्यू थीम के साथ भाई यहाँ पर यू डिजर्व इट के नारे लगते हैं। और LA नाइट कहते हैं कि हाँ जो चीज़ डिजर्व करता है वो लोगन पॉल को मिल चुकी है, उसके घर में ही उसे हार मिल चुकी है और तुम्हारे सामने एक नया बिल्कुल फ्रेश चैंपियन खड़ा है, हर एक चीज़ उसके पास फ्रेश है, अब वो एक चैंपियन है और पूरी दुनिया जानती है वो कौन है, LA नाइट। लेकिन तभी सैंतोस एस्कोबार आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखो काफ़ी अच्छी बात है तुम जीत गए, लेकिन तुम घटिया हो, ये दुनिया भी घटिया है, लेकिन तुम्हारे पास ये जो भी कुछ है, जो अब चमक धमक तुम्हारे पास है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि जब ये सब कुछ खत्म होगा तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, वो है सैंतोस एस्कोबार SI। भाई उसने C कहा होगा, तुम्हें सुना होगा, वहाँ पर C सुना होगा, C का मतलब इंडिया में कुछ और ही होता है। लेकिन LA नाइट कहते हैं कि देखो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या बकवास की, लेकिन यहाँ पर एक बात जान लो, यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे का गेम चलता है जिसका नाम है LA नाइट। जिसके बाद अंदरादे आते हैं शो के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होने वाला है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए अंदरादे वर्सेस सैंतोस एस्कोबार के बीच। तो भाई क्या भयंकर मैच हमें ये देखने को मिलता है, मतलब भाई काफी बढ़िया। बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज यहाँ पर इस मैच में आकर लॉस लुथारियोस को वैसे ही यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये 1-on-1 मैच रह जाता है रिंग के अंदर। और फिर वहां पर भाई इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री और जो फाइटिंग स्किल्स, जो भी एक्शन पैक चीजें हमें देखने को मिलती है भाई, काफी मजेदार, काफी देखकर बहुत मजा आता है भाई। अंदरादे जो है यहाँ पर 3 अमीगोस लगाते हैं, एंड में अपना फिनिशर लगाने जाते हैं, लेकिन भाई ये कार्मेलो पता नहीं कहां से आ जाता है, तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इतने भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो मैच में दोबारा अपनी पकड़ बनाते हैं, लात के बदले कोहनी बजाते हैं। उसके बाद अपना वो नी स्ट्राइक लगाने के लिए जब जाते हैं तो कार्मेलो फिर से आ जाते हैं और सैंतोस को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से सैंतोस यहाँ पर रोल अप करके फंसा के पिनफॉल करके इस मैच को जीतकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाता है। और कार्मेलो कहता है कि भाई मैं अपने मैचेस नहीं जीतता हूं तो क्या हुआ, तू भी नहीं जीतेगा। और जीत की खुशी में भाई सैंतोस एस्कोबार फिर से अपने आप को एस्कोबार C बुलाता है भाई। C का मतलब तो यहाँ पर कुछ और ही होता है। वेल वहां पर जो है वो SI बोल रहा था एक तरीके से। और एंड में यहाँ पर भाई मेन इवेंट में ब्लड लाइन आती है भाई, यानी कि भाई सोल स्क्वाड की नकली ब्लड लाइन टोंगियंस आते हैं भाई। टोंगियंस का क्या है भाई, फिर वो कॉल आउट करते हैं भाई रोमन रेंस को। रोमन रेंस आते हैं और आते ही भाई बैंड बजा देते हैं स्टील स्टेप से,
टोंगियंस की, और फिर रिंग के अंदर जाते हैं, सोल स्क्वाड को सुपरमैन पंच बजाते हैं और उसके बाद माला उठा लेते हैं, लेकिन भाई वो तामा तोंगा आ जाता है भाई, वो तो माला वापस सोलो को दे देता है, लेकिन उसके बाद तामा तोंगा को एक सुपरमैन पंच और बैरिकेड में एक स्पीयर मिलती है, और भाई लोआ को तो भाई चेयर से बजा दिया भाई कानिए को। यहाँ पर रोमन रेंस ने स्पीयर भी लगाई, सुपरमैन पंच भी लगाए, और उसके बाद यहाँ पर चीजें इस तरीके से खत्म होती है और रोमन रेंस कहते हैं कि मैं हूँ वन और द ओनली वन, और मैं ही असली ट्राइबल चीफ हूँ यहाँ पर, और शो खत्म हो जाता है। तो भाई उसके बाद भी रोमन रेंस जो है यहाँ पर अपने पूरे एटीट्यूड में रहते हैं, किसी से हाय हेलो नहीं कहते, बस अपना वी द वन वाला साइन कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भाई शो पर एक हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि भाई जियोवाने विंची की एक क्लिप दिखाई जाती है, और स्टार्टिंग में तो मैं भाई कंफ्यूज हो गया कि भाई ये जियोवाने विंची है भाई, इतना स्टाइलिश और बिजनेसमैन कैसे बन गया ये, तो भाई इसका तो रंग ही बदल गया पूरी तरीके से। वेल अगले हफ्ते के लिए भाई नया जैक्स आने वाली है, उनका जो है चैंपियनशिप सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसे हैंडल करने वाली है प्रिंसेस ट्रिफनी स्टैटन, और नायोमी वर्सेस ब्लेयर डेवनपोर्ट का भी एक 1-on-1 मैच होने वाला है, और केविन ओस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का भी मैच हमें देखने को मिलेगा। वेल इसके बाद ऑफ एयर में भाई एक मिक्स टैग टीम मैच होता है, ब्रॉन स्ट्रोमन कायरी सेन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन। भाई कैसा अतरंगी मैच था भाई, ये कायरी सेन के साथ कोडी होता तो मैं कुछ समझता भी भाई, हाँ भाई कुछ रिलेशन है उनका, कजन्स हैं तो इसलिए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन और कायरी सेन भाई ये थोड़ा अटपटा लगा मुझे। वेल मैच के दौरान जो है ब्रॉन स्ट्रोमन से पंगा लेने लगती है भाई लिव मॉर्गन, लेकिन लिव मॉर्गन को कायरी सेन साइड कर देती है। उसके बाद एक चोक स्लैम देखने को मिलती है डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, और पिनफेल को ब्रेक करवा देती है लिव मॉर्गन, लेकिन उसके बाद एक पावर स्लैम मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो को ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से, और एंड में यहाँ पर कायरी सेन को टॉप रोप से एक मूल सोल्ड लगवाकर इस मैच को जितवा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, और ये सब भाई ऑफ एयर में हो रहा है। तो ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर जो है ऑडियंस से भी जाकर मिलते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इनक्रेडिबल हल्क से मिलते हैं भाई। 1977 में एक मूवी आई थी द इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें एक ओरिजिनल हल्क होता था भाई, वो वीएफएक्स वाला नहीं होता था। तो भाई ये बंदा यहाँ पर शो देखने आया हुआ था, इसको इन्वाइट किया गया था, लो फार्गिनो ये भाई एक्टर है जिसने उस चीज को प्ले किया था इनक्रेडिबल हल्क को। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई डेडपूल और वुल्वरिन में इसे क्यों नहीं लाया भाई, हमें हल्क वर्सेस वुल्वरिन का एक बैशअप देखने को मिल जाता, भले ही भाई पुराना वाला वुल्वरिन हल्क था भाई, तो क्या हुआ देखने को तो मिलता ना भाई। लेकिन भाई अब जो मैं बोलने वाला हूँ हो सकता है कि उस वजह से तुम लोग जो है ऑफेंड हो जाए या फिर मुझे गाली दो कमेंट में, लेकिन भाई सच बताऊंगा ये जो स्मैकडाउन था भाई वो मुझे काफ़ी बोरिंग सा फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, मैंने जितना सोचा था भाई उतना अच्छा नहीं था। यानी कि भाई सिर्फ रोमन रेंस आए और उन्होंने बैंड बजा दी भाई ब्लड लाइन की, जो कि उन्होंने ऑब्वियसली समर स्लैम में भी किया था, तो भाई रोमन रेंस का अलग ही मूड चल रहा है। मैं सोच रहा था कि भाई वो आएंगे सबसे एक्नॉलेजमेंट करवाएंगे और पॉल हेमन भी उनके साथ आएंगे, वैसे बैक स्टेज में वो पॉल हेमन के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर वो सामने नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो भाई बस उस चीज़ का इंतजार है कि कब पॉल हेमन आएंगे, रोमन रेंस एक्नॉलेज मी बोलेंगे भाई रिंग के अंदर आकर, तो भाई वो चीज़ें काफ़ी देखने लायक होंगी। और भाई रोमन रेंस का गाना जो है वो नया हो चुका है और धीरे धीरे वो और बदलता जा रहा है भाई, एक दिन होगा भाई पूरा ही नया हो जाएगा। और एलन नाइट का भाई उसके अलावा जो ये सबसे बेटर चीज़ जो मुझे लगी वो एलन नाइट वाला सेगमेंट था और अंदरादे और संतोष का मैच भाई, तो वो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा भाई। और रोमन रेंस और एलन नाइट भाई यही दो चीज़ें थी आज शो के ऊपर जो सबसे बेस्ट थी, वरना तो भाई कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा शो जो है काफ़ी बेकार सा मुझे फील हुआ। तो भाई बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। वैसे ऐसे शोज़ कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि भाई जेकब फाटू इंजर्ड हो गए, इस वजह से शायद चीज़ें जो है प्लान्स में चेंज हो गया भाई, वरना तो शायद ऐसा नहीं होता। हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती, हो सकता है कि रोमन रेंस पिटते हुए नजर आ जाते भाई हमें यहाँ पर, क्योंकि भाई एक दिन तो रोमन रेंस पिटेंगे और जिमी ऊसो का रिटर्न होगा, जे ऊसो भी आएंगे, तो भाई वो चीज़ें के लिए वेट है भाई, काफ़ी मजा आएगा जब वो चीज़ें होंगी। तो भाई हम तो बस इंतजार ही कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें कब होंगी, तो वेट करते हैं भाई। और तुम अपने जो ओपिनियंस है, थॉट्स है, कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।